हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो लेकर आ गए हैं भाई और एक प्रैक्टिस सेशन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। डेडिकेटेड हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए बात करने वाले हैं इस सेशन में। एक सेशन आपको अपलोड हो गया होगा जहां पर हमने कुछ सवालों की प्रैक्टिस की थी। आगे इसका सिलसिला अपन बढ़ाएंगे इस सेकेंड लेक्चर से। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। कंप्लीटली ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ड सेशन रहने वाला है। तो ये आपके पास बेटा पहला सवाल है। ये एक केस बेस्ड सवाल है जो मैंने उठाया है। इसको आप पॉज करिए और जो आपके पास सवाल है दैट इज ABCD, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। पॉज करके आपको हर एक सवाल अटेम्प्ट करना है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सके। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और बाकी आपको इसे अटेम्प्ट करना है। तो भाई एक एक चीज की रीडिंग लगाते हुए मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा ऐसे थियोरेटिकल सवालों में। Larger the number of alkyl groups of at alpha carbon atom, more is the steric hindrance। ठीक है भाई साहब। Hence lesser reactivity towards SN2 mechanism। यहां पर उसने बोला जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। और हमें मालूम है कि SN2 रिएक्शन के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए अपने को पॉइंट से रिवाइज करेंगे थियोरी से। ये कंप्लीटली पैक्ड सेशन होने वाला है जहां से बहुत चीजें आपको रिवाइज होंगे। SN2 मैकेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ सर, टाइम की चिंता मत करो बेटा, आपके रिवीजन के लिए सेशन है। हैलोजन एसिड्स, फॉस्फोरस हालाइड्स और थायोनाइल क्लोराइड, इन्होंने आपको एक गहरी बात बताई कि जो फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड थायोनाइल क्लोराइड की जो रिएक्शन होती है दैट इज एक्चुअली एन SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन। यस, thionyl chloride is preferred because the reaction with alkyl halide is formed along with gases that is sulfur dioxide and HCl। ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। NCERT कहता है थायोनाइल क्लोराइड के साथ जो हम प्रिपेयर करते हैं हमें प्योर अल्काइल हालाइड मिलता है, क्योंकि बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, यहां पे आगे उसने बात लिखी द टू गैसियस प्रोडक्ट्स आर एस्केपेबल, hence the reaction gives pure alkyl halide। इसलिए ये रिएक्शन प्योर अल्काइल हालाइड होती है। अब तक इस बात में किसको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाइलाइटर दिख रहा है सबको? ठीक है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको अपन लुकास रिएजेंट बोलते हैं, लुकास कैटलिस्ट अपन बोलते हैं। यहां पर ही साइड बाय साइड में चीजें आपको बताऊंगा कि यहां पर आपके अपने पास क्या देखने को मिलता है। जिंक क्लोराइड अनहाइड्रस इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये हमारे पास एक लुकास रिएजेंट होता है जो हम लोग लुकास टेस्ट में यूज करते हैं फॉर द टर्बिडिटी वाला, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे टर्बिडिटी देते हैं उसके बेसिस पे हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है सर, ये से प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए हमें लुकास रिएजेंट यूज करने की जरूरत है, लेकिन उसने कहा टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए हम सिंपली शेकिंग से भी काम कर सकते हैं। मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टर्शियरी की एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। यस, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर ऑफ HBr दैट इज 48% हम लोग अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर करते हैं। और RI की गुड ईल्ड कभी मिलेगी जब भी हम लोग सोडियम पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास हैलो एसिड्स के लिए होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये हमें मालूम है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। आगे उसने बात लिखी phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ में से जनरेट किया जाता है।
रिएक्शन मिक्सचर में बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये आपको सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फॉस्फोरस, ट्राइब्रोमाइड, ट्राइआयोडाइड ये रिएक्शन मिक्सचर में बनाए जाते हैं बाय रिएक्टिंग रेड फॉस्फोरस विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। तो ये अपन ने इससे समरी ड्रॉ की जो उन्होंने लिखा है कि यहां पर SN2 का रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ये अपने पास लुकास रिएजेंट है। और एक अच्छी बात हमने क्या ड्रॉ की कि और एक क्या अच्छी बात थी यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी हैलो एसिड्स के लिए तो वो क्या थी हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इस ऑर्डर में हमारे पास रिएक्टिविटी थी किसकी, हैलो एसिड्स की। तो ये हमने 3 कंक्लूजन्स इससे ड्रॉ किए और मैंने एक एक्स्ट्रा यहां पे आपको बताया जहां से सवाल बन सकता है। अभी अपन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। ये जो मैंने हाईलाइट किया है उसको अपन रहने देते हैं, दूसरे हाइलाइटर से अपन क्वेश्चंस रीड करते हैं। ये आपको दिखेगा, नेम द रिएजेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर हैलोजनेशन ऑफ अल्कोहल। ये काफी लल्लू सवाल है, अपन ने ये चीजें पढ़ी है इसलिए अपन रिएजेंट्स कौन से यूज करेंगे आप लोग ही बता दो। सर यहां पर लिखा है उसने फॉस्फोरस, हाँ एनसीईआरटी के दे दूं आपको। एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में आपको क्या दिया है सर, PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ये आप लिख सकते हो PCl3, PCl5 एंड SOCl2। उसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है बेटा, सबसे बेस्ट हमारे पास SOCl2 होती है। तो ये सवाल सारे बच्चों का सही होना चाहिए, ए वाला तो एकदम यहां से ही हमें पता चल रहा है। Which catalyst is required when we prepare halogen using concentrated HCl? इससे ही वो सवाल दे रहा है। रीडिंग इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करेंगे सर, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसे हम लोग लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पर भी आपका ये सवाल सबका सही होना चाहिए। How are HBr3 and HI3 prepared for halogenating the hydroxy? भाई यहां से सवाल उसने पूछा है, ये जो लाइन से उससे सवाल पूछा है। देख यहां पर उसने क्या बोला, How are HBr3 and HI3 prepared? इन सितु में प्रिपेयर करते हैं। कैसे इन सितु में, हम लोग कैसे करते सर, यहां पर ये कलर सूटेबल होगा इसका आंसर के लिए। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन हम लोग आयोडीन के साथ कर लेते हैं। तो वहां से हमें क्या मिलता है, HI3 हमें मिलता है। और अगर हम लोग रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन के साथ तो हमें इन सितु में क्या मिलता है, PBr3। तो उसको हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। यही सवाल उसने पूछा है। ये काफी इजी सवाल होगा, आप इसको 2x के स्पीड पे देख सकते हो अगर ये आपके लिए इजी है। लेकिन मैं सारी चीजें रिवाइज करता हुआ चल रहा हूं, तो जिनका थोड़ी रिवीजन की प्रॉब्लम है वो इस सेशन को देख सकते हैं। गिव द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, ये रिएक्टिविटी से सवाल आया। इन जनरल इसमें कुछ हाईफाई सवाल नहीं था, इससे ही उसने सवाल दिया है। गिव द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी आप सभी को मालूम है क्या होती है हैलो एसिड्स के लिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये भी सवाल आप सभी का सही होना चाहिए। तो इसमें आपको 4 मार्क्स मिलने चाहिए। 4 मार्क का सवाल होता है, तो यहां पर सारे बच्चों को 4 मार्क्स मिलने चाहिए पहले क्वेश्चन में। नीचे कमेंट कर सकते हो भाई साहब, पहले क्वेश्चन में सब बच्चों के 4 नंबर आ रहे हैं कि बोर्ड्स में ऐसा सवाल आया तो हम लोग कर ले जाएंगे। यहां पर कुछ बातें मैं रिवाइज भी करवा रहा हूं साइड बाय साइड की। स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 में, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड, लुकास रिएजेंट कौन सा है, और जो अपन सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो तो कर रही है। इसलिए जिन्हें ये सेशन रिवीजन के लिए देखना है उनके लिए एक बेस्ट सेशन होने वाला है। यहां पर मैंने आंसर्स भी आपको दिखा दिए, ठीक है। बड़े बेटा अगले सवाल पे, ये तो भाई इजी सवाल था, इसको अपन इजी रेट करेंगे।
रेटिंग भी मैं सवाल की साइड में लिखते जा रहा हूं। ये एक सवाल कैसा कैटेगरी का सर? ये ई कैटेगरी का, इजी सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड सवाल पे। ये सवाल कन्वर्जन बेस्ड सवाल है। ये सीबीएसई के इसमें आया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपन जूम कर लेते हैं। मैं मेरे पास नेक्स्ट पेज अवेलेबल होगा तो अपन वहां पे डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इस सवाल को देख लो अच्छे से। यहां पर मैं आपकी स्क्रीन से रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस अंडरगोस रिएक्शन गिवन बिलो। तो ये रिएक्शन आपको दिख रही है। यहां पर हमें क्या दिया है? एरोमेटिक कंपाउंड ए, एक एरोमेटिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास ये है। तो ये अंडरगोन करता है ये वाली रिएक्शन और उससे हमें एनालिन देखने को मिल रहा है। फिर एनालिन की इसके साथ रिएक्शन हो रही है जहां से हमें डी मिल रहा है। फिर उसका एनालिन का हम लोग डाइजोटाइजेशन कर रहे हैं, उससे हमें बी मिल रहा है। बी में हम लोग हाइड्रोजन डाल रहे हैं जिससे हमें ई मिल रहा है। और कॉपर सीएन हम लोग डाल रहे हैं हीट करके जिससे हमें सी मिल रहा है। और हमें क्या प्रिडिक्ट करना है? ए बी सी डी ई, ये तीन आप अपने को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये भाई आप सॉल्व करिए। ये एक सिंपल कन्वर्जन बेस्ड सवाल है। सिंपल कन्वर्जन बेस्ड सवाल है। आप इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस सवाल को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? नेक्स्ट पेज पे कर लूं सॉल्व। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के C7H7OH C7H7ON, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं, फिर अपन देख के कर लेंगे सवाल को। क्या है अपने पास बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7ON है हमारे पास ON। और इसको अपन रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं? रिएक्शन अपनी किसके साथ है सर? इसको हम लोग Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका आपको नाम पता होना चाहिए। दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहां पर उसने एक हिंट दिया है कि ये वाला कंपाउंड हमें एनालिन देखने को मिल रहा है, दैट इज C6H5NH2। तो यहां पर एनालिन उसने बनाया है। तो ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ये वाला कंपाउंड क्या होगा भाई? सर ये वाला कंपाउंड तो ऐसा होना चाहिए, ये वाला कंपाउंड ऐसा होना चाहिए। सर क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए ये वाला कंपाउंड? अब Br2KOH क्या करता है? ध्यान से अगर आप रिकॉल करेंगे बेटा रिएक्शंस को, तो ये वाला Br2KOH हमारे पास क्या करता है? ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये क्या करता है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में यहां पर हम लोग प्राइमरी अमीन प्रिपेयर करते हैं। यहां से ये CO ग्रुप उड़ जाता है, ऐसे देखो ये CO ग्रुप ऐसे उड़ जाता है, ऐसे CO ग्रुप यहां से उड़ जाता है। CO ग्रुप यहां से उड़ जाता है तो यहां पर प्राइमरी अमीन अपने को देखने को मिलता है, तो एनालिन मिली। तो ये उसने क्या बोला था सर? ये A है, तो A हम लोगों ने ढूंढ लिया है। A सबको मिला, A होगा ये वाला। A सबको मिल गया। स्लो जा रहा हूं बेटा, जिनको जो भी अभी तक बस एक बार उन्होंने पढ़ा है, उन्हें रिवीजन चाहिए, तो उनके लिए ये बेस्ट होने वाला है। यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से A अपने को प्रोडक्ट पता चला। उसके बाद उसने क्या बोला सर? इस एनालिन का क्या करना है देख लेते हैं भाई। एनालिन का अपने को ये करके डी बनाना है, ठीक है। एनालिन का अपने को इसके साथ रिएक्शन करनी है और अपने को डीम बनाना है। क्या क्या उसने दिया है सर? क्या उसने दिया है? CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH दिया है ना, NaOH। सर ये तो सेम रायमंड टाइमन रिएक्शन का रिएजेंट उन्होंने यूज किया है। तो इससे क्या होता है बेटा? ये कार्बाइल अमीन टेस्ट है, आपको याद होगा, दिस इज कार्बाइल अमीन टेस्ट।
यहाँ पर क्या बनता है सर, यहाँ पर प्राइमरी अमीन्स हमारे पास आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कार्बाइल अमीन टेस्ट होती है, इससे फाउल स्मेलिंग कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा सर, ये आपका डी होगा, जो उन्होंने डी मार्क किया है। तो डी आपको ये देखने को मिलेगा, ये डी अपन ने कर दिया। इसका डाइजोटाइजेशन करके हमें बी लेके आना है, इसका डाइजोटाइजेशन। ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, ये हमेशा पेपर में देखने को मिलेगी, बोर्ड एग्जाम में भी ये रिएक्शन पूछ सकता है वो। यहाँ पर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर ये क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या शॉर्ट फॉर्म में अपन इसके BDC भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये अपने को क्या देखने को मिला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बी, इसको बी मार्क कर सकते हो बेटा। ये क्या है सर, ये बी है, बी। और क्या चाहिए बेटा, आगे उसने यहां पर H2 डाला है, H2 डाला है सर। H2 तो एज इट इज हमारे पास रिएक्शन NCERT में तो नहीं गिवन है, ये क्यों उसने डाला है सर, यहां पर इससे उसने क्या डाला है, इससे उसने डाला है H2, यहां पर उसने क्या डाला है H2। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, H2 यहां पर उसने डाला है। तो यहां पर आई थिंक ये सिंपल बेंजीन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक रिडक्शन HCl निकलेगा, नाइट्रोजन लीविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा, तो ओवरऑल H ही बचेगा, H ही बचेगा। तो यहां पर बेंजीन आपके पास आंसर आना चाहिए, बेंजीन इसका आंसर होना चाहिए, बेंजीन इसका आंसर होना चाहिए किसका सर, सी वाले का, आई गेस ई वाले का, ई वाले का बेंजीन हमारे पास आंसर होना चाहिए। आपको लगेगा कि H2 वाली रिएक्शन नहीं थी, पुराना सवाल है इसलिए आप निगलेक्ट भी कर सकते हो, 2020 का सवाल है, कोविड के टाइम का, तो आप निगलेक्ट भी कर सकते हो। यहां पर आगे उसने रिएक्शन किसके साथ की है बेटा, CuCN के साथ की है। तो ये वाली रिएक्शन तो NCERT में दी है, CuCN हीट किया है उसने। तो यहां पर क्या बनता है, इस रिएक्शन का नाम भी पूछ सकता है, इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन। यहां पर ये आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ये अपने पास क्या आएगा, C, ये अपने पास क्या आएगा, C। तो सारा सवाल अपने पास क्लियर हो रहा है। मैंने आपको A बताया, मैंने आपको B बताया, C बताया, D बताया और E बताया। तो ये सवाल था 5 मार्क का। आप कमेंट सेक्शन में बताइए सर सेकंड क्वेश्चन में किन किन बच्चे के 5 मार्क्स आ रहे हैं, किन किन बच्चे के 5 मार्क्स आ रहे हैं, आप बता सकते हो। ये 5 मार्क का सवाल है, अच्छे से मैंने इस सवाल को लिखा है, देख सकते हो आप यहां पर। ये सवाल की कैटेगरी अगर मैं रैंक करूं तो ये सवाल मैं कह सकता हूं ये इजी से मॉडरेट के बीच में सवाल है। जिन्हें रिएक्शंस पता है वो ये सवाल को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी, जल्दी वो इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। ठीक है, बड़े आगे स्लो पेस में मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जिन्हें स्लो लग रहा है वो फास्ट कर सकता है। यहां पर ये सेक्शन ई का सवाल है, बायोमोलिक्यूल्स से अक्सर सेक्शन ई टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और बच्चे उसको जनरली स्किप करके जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि बायोमोलिक्यूल्स स्कोरिंग होता है सेक्शन ई से, यानी 5 मार्कर ये सवाल है, 1+1+1+2। यहां पर ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसैकेराइड। पहले उसने बोला है कि कौन सा पॉलीसैकेराइड है। हमारे पास क्या होता है बेटा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है, मल्टीपल मोनोसैकेराइड से बना हुआ ग्रुप है। तो यहां से कौन सा पॉलीसैकेराइड आपको नजर आ रहा है, माल्टोस क्या है, माल्टोस डाइसैकेराइड है।
फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहां पर होगा ये। स्टार्च हमारे पास होता है पॉलीसैकेराइड। स्टार्च हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, माल्टोस डाइसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। स्टार्च अपने पास आंसर जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सवाल था, सारे बच्चों ने किया होगा। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये अच्छा सवाल है। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च और सेल्यूलोज के बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस हमें बताना है। स्टार्च और सेल्यूलोज की मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर में उसमें क्या डिफरेंस है सर? स्टार्च में मैं बात करूंगा तो स्टार्च में अल्फा लिंक्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्च का जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है उसमें आपको अल्फा लिंक्स देखने को मिलेंगे, वाइल सेल्यूलोज में आपको बीटा लिंक्स देखने को मिलेंगे। सेल्यूलोज में अपने को बीटा लिंक्स देखने को मिलेंगे, स्टार्च में अल्फा लिंक्स देखने को मिलेंगे। एडिशनल आप ऐड कर सकते हो कि स्टार्च में दो कंपोनेंट्स अपने पास होते हैं, दो कंपोनेंट्स अपने पास होते हैं। एक तो होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, ये दो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्च में। अमाइलोज रिवाइज करवा देता हूं। अमाइलोज क्या होता है? स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है। अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, C6 ब्रांच उसमें आती है। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोज 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है स्टार्च को, अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% कंट्रीब्यूट करता है स्टार्च को। तो अगर आपको एक पूछा है तो एक आप ये अल्फा लिंक बीटा लिंक से समझा सकते हो। एक मार्क का सवाल है तो एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस आप दे सकते हो। तो यहां पर ये भी सवाल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड है ड्रॉ द पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो स्ट्रक्चर से आपको थ्योरेटिकल सवाल यहां पर मिलता है, तो स्ट्रक्चर में आपको बना देता हूं। तो स्ट्रक्चर में यहां पर ग्लूकोज का अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सारे बच्चे कॉपी में भी इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके जाएंगे एक बार एग्जाम से पहले। इस पे स्ट्रक्चर पे सवाल बनता है, कॉपी में आप लोग इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करोगे। ये मैंने फ्रेमवर्क डिजाइन किया इसका। तो यहां पर अपन कैसे मार्क करते हैं सर? यहां पर मैंने अगर OH ऊपर लगा, पहले अपन H ऊपर लगाते हैं, HOH HOH OHH HOH एंड CH2OH और यहां पर H। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पर H ऊपर है। लेकिन अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जहां पर बाकी चीजें सेम हो और बस यहां पर इस स्ट्रक्चर में इतना ही चेंज हो, इस स्ट्रक्चर में इतना ही चेंज हो, इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पोजीशन में चेंज आए, यहां पर OH का टर्म ऊपर आ जाए, OH H OH OH H एंड यहां पर H OH CH2OH और H। यहां पर सिर्फ एक पोजीशन पे आपको चेंज देखने को मिलेगा, दैट इज यहां पर आपको ऊपर OH देखने को मिल रहा है और इस साइड आपको ऊपर H देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने इस साइड को बनाया है ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ये क्या है बेटा? बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है। यहां पर ये आपको ऊपर देखने को मिल रहा है तो ये बीटा है और ये वाला अल्फा है। दोनों में से आप कौन सा भी एक पाइरानोज बना सकते हो। ये
पायरनोस के सिमिलर ये स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि पायरन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है अपने पास पायरन। ये पायरन होता है तो इसके मैचिंग में ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए अपन ग्लूकोपायरनोस लिखते हैं। और फ्रक्टोज में अपन फ्यूरन का टर्म आता है, क्योंकि वो 5 मेंबर का होता है। तो ये पायरन आपको ऐसी रिंग देखने को मिलती है। ये देख लो बेटा, ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो बेटा यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। यहां पर आप एक और चीज नोट कर सकते हो कि इस पोजीशन पे, दैट इज द फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन में आपके पास चेंज देखने को मिल रहा है। ये 1 पोजीशन है कार्बन की, तो ये स्ट्रक्चर्स को अपन C1 एनोमर्स भी कहते हैं। तो वो एडिशनल सवाल भी आपको मिल सकता है। तो आप इसको बॉक्स में बंद कर लो। किन किन बच्चों ने मेरे साथ ड्रॉ किया, कमेंट जरूर करना सर, आपके साथ हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। थर्ड वाला सवाल भी आप सभी का सही होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय रिड्यूसिंग शुगर, यहां पर इसने चाल खेली है कि ये 3 सवाल 1 मार्क के लिए है और ये सवाल 2 मार्क के लिए, मतलब आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। रिड्यूसिंग शुगर मैं आपको बोल के बता रहा हूं, रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर होते हैं जो टॉलिन, फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ऐसे, आई रिपीट, ऐसे कंपाउंड्स जो टॉलिन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट देते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। या फिर ऐसे डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड की टर्म्स में अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसी डेफिनेशन अपन लिखेंगे और एक लाइन ऐड करेंगे कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर and in case of disaccharide, if the hemiacetal group is free then it is the reducing sugar, and if the hemiacetal group is not free then it is non reducing sugar। example आप डालोगे in maltose and in maltose and lactose hemiacetal group free होता है, इसलिए वो reducing sugar होता है। and in case of sucrose the hemiacetal group is not free, that's why it is non reducing sugar। यहां पर जितने भी मैंने बातें बोली उन पे सवाल भी आया हुआ है, इसलिए आप बातों पे जरा गौर करिए और ये सवाल भी आप लिख पाए होंगे। तो यहां पर ये 5 मार्क्स में से आप लोग कमेंट करके बताना सर, थर्ड क्वेश्चन में 5 में से आपको कितने मार्क्स या 5 on 5 थियोरेटिकल सवाल में मिलते हैं। तो ये मैं कहूंगा एक इजी सवाल है, लेकिन जिसने भी, वही बात है, जिसने भी बायोमोलिक्यूल्स छुआ नहीं है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं बना पाता। तो ये एक इजी सवाल है, इजी सवाल है ये वाला। क्वेश्चन 3 भी अपना डिस्कस हो रहा है, एकदम स्लो पेस पे चीजें जा रही है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल भी ऐसा ही सवाल है जो आपको मैं बता रहा हूं कि भाई बोर्ड्स ने सवाल पूछा है। पहले हम लोग इसकी रीडिंग ले लेंगे एक बार, चलो रीड करते हैं, रीडिंग वाला पार्ट है ये। अगेन बायोमोलिक्यूल से मैंने सवाल उठाया है, रीजन बीइंग दैट कि भाई बायोमोलिक्यूल्स बच्चे छोड़ के जाएंगे और वहां से ही सवाल लटक जाएगा। अभी फेब को आपका पेपर है, आपको टाइम मिला है पेपर में, ब्राइटनेस कम कर देता हूं, हाँ ठीक है। ग्लूकोज इज known as dextrose, दिख रहा है सबको, ग्लूकोज इज नोन एज डेक्सट्रोज। एनसीईआरटी की लाइन है, ग्लूकोज इज नोन एज डेक्सट्रोज बिकॉज इट अकर्स इन नेचर एज एन ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर। डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी राइट साइड में ये रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज्ड राइट को डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इट इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में एसेंशियल कंपोनेंट होता है। The blood normally contains 65 to 110 milligram of glucose per 100 ml। इसे हम लोग ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, डेटा उसने दिया है ब्लड शुगर का। The level may be much high in diabetic person, डायबिटिक पर्सन में लेवल हाई होता है और यूरिन में हमें कंसिडरेबल अमाउंट में ग्लूकोज देखने को मिलता है। Yes, in combined form it occurs in cane sugar। केन शुगर अपन सुक्रोज को बोलते हैं, सुक्रोज में कंबाइंड फॉर्म में अपने पास ग्लूकोज होता है।
और ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड में दैट इज स्टार्च और सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज के पास आल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है और 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर की बात की गई है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्लूकोज ऑन एसिटाइलेशन, ग्लूकोज एसिटाइलेशन करता है, यस ग्लूकोज एसिटाइलेशन करता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसिडेट बनाता है एसिटाइलेशन पे। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन दिखाता है, जहां पर वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, जहां पर वो क्या बनाता है बेटा, सैकरिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड बनाता है। Since glucose is readily oxidized, it acts as a strong reducing agent. Strong reducing agent की तरह काम करता है। एक एक्स्ट्रा बात आपको बताता हूं कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में, जैसे आपने रिड्यूसिंग एजेंट्स अमीन में देखे थे, दैट इज H2 कैटलिस्ट, NaBH4, तो वहां पर वो सॉर्बिटॉल बनाता है, सॉर्बिटॉल ग्लूकोज का, वो एक्स्ट्रा रिएक्शन है, याद रखने की जरूरत नहीं। ये मैंने बताया था, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये टॉलेंस रिएजेंट और फेहरिंग रिएजेंट को रिड्यूस करता है। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 साइक्लिक फॉर्म्स जो मैंने बनाए थे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये ग्रेजुअली चेंज होते रहते हैं इफ ईदर ऑफ द 2 फॉर्म्स इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड अलाउड टू स्टैंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इनकी चेंज होती है, एक्स्ट्रा लाइन है। इस आदमी ने क्या किया, यहां पर एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दी जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये अपन एज इट इज दिमाग में फिट करेंगे कि अगर 2 ग्लूकोज के सोल्यूशन है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, तो उन्हें हम मिक्स करेंगे पानी में, तो वो इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। अल्फा पहले अल्फा साइक्लिक से चेन में आके बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, और बीटा साइक्लिक से चेन में आके अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है, इंटर कन्वर्टेबल है। उस प्रॉपर्टी को म्यूटा रोटेशन कहते हैं, म्यूटा रोटेशन यहां पर दिया है उसने, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो ये एक अच्छी बनाने की कोशिश की थी उसने रीडिंग बेस के लिए, लेकिन उसने क्या किया, 1 and 4 आर असर्शन रीजंस, 1 and 4 आर असर्शन रीजंस। आप क्वेश्चंस देखिए, यहां तक सब बच्चों ने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए सर, असर्शन रीजंस, सारे बच्चे असर्शन रीजन पे फोकस करेंगे। उन्होंने क्या बोला, ए क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन असर्शन बोथ आर करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। तो यहां पर बात की है असर्शन, देखिए, अ डायबिटिक पर्सन कैरीज अ पैकेट ऑफ ग्लूकोज विथ हिम ऑलवेज। Reason, glucose increases the blood sugar level almost instantaneously. डायबिटिक पर्सन कैसा दिया इन्होंने, डायबिटिक पर्सन हाइपोग्लाइसीमिया दिया है या हाइपरग्लाइसीमिया दिया है, उसके बारे में जिक्र उसने नहीं की। इस सवाल को अपन रोक लेंगे, आगे बढ़ते बेटा। इस सवाल को बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही आपको एग्जाम में थिंकिंग करनी है, यहां पे अपन चीजें थिंक करते जा रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, on oxidation with nitric acid glucose as well as gluconic acid both yield saccharic acid। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। the pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine indicating the absence of free। yes, ये दोनों लाइंस इंडिविजुअली सही है, ये दोनों लाइंस इंडिविजुअली सही है, लेकिन ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपके पास आंसर जाएगा इसका बी फॉर बॉम्बे। यहां पे सारे बच्चे मेरे से सहमत होंगे, इसका आंसर क्या जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट दे आर नॉट द एक्सप्लेनेशन। ठीक है सर। हाँ, फर्स्ट मैंने सवाल छोड़ा नहीं है, आप भी ऐसे करोगे, जहां पर डाउट आएगा वहां पर अपन उसको छोड़ देंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। असर्शन, थर्ड सवाल, असर्शन, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ये भी बात सही है। एसिटाइल क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि भाई
H उसका निकल सकता है, OH का H निकल सकता है और एसिटाइल क्लोराइड के साथ वो HCl निकाल के पेंटा एसिटाइल बना सकता है। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा सवाल है यहां पर कि हमें एनसीईआरटी में अनहाइड्राइड दिया है, लेकिन एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज बन सकता है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप्स इन, यस, यहां पर आंसर ए जाएगा। यहां पर आंसर क्या जाएगा बेटा? ए फॉर आगरा, यहां पर आंसर जाएगा ए बेटा। असर्शन रीजंस ट्रिकी होते हैं और वो बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस 100% है। यस, ये देखिए भाई, क्या है भाई, ये टेस्ट वगैरह का लग रहा है सर, डरावना सवाल है ये, टेस्ट वगैरह का है। A certain compound gives negative test with ninhydrin and positive test with Benedict's. The solution is, the compound is amino acid. कैसे? बेनेडिक्ट टेस्ट दे रहा है लेकिन निनहाइड्रिन टेस्ट नहीं दे रहा। नहीं, निनहाइड्रिन टेस्ट उसको देनी चाहिए, वो अमाइनो एसिड के लिए टेस्ट होती है। रीजन, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। नहीं, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड इंडिविजुअली सही है। इसका आंसर जाएगा, असर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज करेक्ट। तो यहां पर डी, दिल्ली इज द राइट आंसर इस केस में। यहां पर निनहाइड्रिन टेस्ट हम लोग कहते हैं ये अमाइनो एसिड ग्रुप के लिए, लेकिन उसने उल्टा स्टेटमेंट लिखा। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे सर? पहला सवाल आपने छोड़ा, उसका रीजन क्या था? तो अ डायबिटिक पर्सन कैरीज अ पॉकेट ऑफ ग्लूकोज विथ हिम। डायबिटिक पर्सन, उसने इन टर्म्स ऑफ, इस ऊपर के कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूं तो इन टर्म्स उसने लिखा है कि ज्यादा ग्लूकोज लेवल है, बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज लेवल है। तो ये हमारे पास गलत होगा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत होगा। ग्लूकोज इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। यस, ये सही है, ये सही है। इसलिए हमें आंसर क्या मिलेगा बेटा? सर सी आंसर जाएगा। दैट सी नहीं है, डी है सर। सी नहीं है, बिल्कुल गलत, डी ऑप्शन है। डी फॉर दिल्ली हमारे पास आंसर है। तो एक अच्छा सवाल है, इसको मैं बोलूंगा आपके 4 में से 3+ सही आने चाहिए, 3+ सही आने चाहिए, 3 मार्क्स प्लस आपके सही होने चाहिए, क्योंकि नीचे वाला एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है जो आपके लैब मैनुअल से उन्होंने फ्रेम किया है। तो 3+ इजी टू मॉडरेट। अगेन ये सवाल कैसा था? इजी टू मॉडरेट था। बायोमोलिक्यूल से ऐसे ही सवाल आते हैं। पे अटेंशन ऑन असर्शन रीजन। अगर आपके असर्शन रीजन, आपको स्ट्रैटेजी नहीं मालूम असर्शन रीजन करने की, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उन सवालों पे। देख लीजिए बेटा, ये हमारा 4th सवाल है और हर एक सवाल की हमारी पेस कुछ 10 मिनट है। मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं हर एक सवाल, और ज्यादा से ज्यादा आपको यील्ड मिल रहा है। ये छोटा सा सवाल है सर, ये छोटा सवाल क्या है इस सवाल में? रीड करिए बेटा आप इस सवाल को। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए on treatment with aqueous ammonia and heating क्या लिखा है? an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B। ठीक है, which on heating with this forms compound C of molecular formula this, identify A, B and C। ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। जनरली बच्चे इस पार्ट को निगलेक्ट करते हैं और वहां से ही सवाल ये पूछा गया है। अच्छा सवाल है यहाँ पर। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है बेटा? यहां पर ए एक एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको हम लोगों ने किसके साथ ट्रीट किया है? अमोनिया के साथ ट्रीट किया है, और उसको हम लोगों ने हीट किया है, तो उससे हमें कंपाउंड बी मिला। और बी का हम लोगों ने क्या किया है सर? वही रिएक्शन की है, Br2 in presence of KOH, that is Hofmann bromamide degradation, और उससे हमें C मिल रहा है, और C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H7N। ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है, तो मुझे रिवर्स साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी कि यहां पर ये कंपाउंड क्या हो सकता है।
तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है, तो यहां पर अगर मैंने माना कि एरोमेटिक कंपाउंड है तो ये ऐसा होना चाहिए, C6 आ गया, यहां पर H5 हो गया और यहां पर H7 हो गया। सर आपका तो सीधा आंसर फिट हो गया, आपका सीधा आंसर फिट हो गया यहां पर C6H7N। ऐसे ही आपको बेटा प्रैक्टिस करके चीजें डेवलप करनी है कि भाई पीछे से अपन चीजें सोच पाए, इस सवाल में पीछे से चीजें सोच पाए। तो सी तो आपका, अगर मैं बोलूं सर ये करेक्ट नहीं है या करेक्ट है, आप मान लीजिए ये अब तक के लिए सी है। तो अभी पीछे से अपन चीजें चलते हैं कि Br2KOH किसके ऊपर डाला था सर, अपन ने पीछे भी ऐसी कुछ रिएक्शन की थी। यस, पीछे अपन ने क्या किया था सर, हमने अमाइड के साथ रिएक्शन की थी, हम लोगों ने अमाइड के साथ रिएक्शन की थी और अमाइड के साथ रिएक्शन करके हम लोगों ने ये डाला था। तो बी वाला कुछ ऐसा सा होना चाहिए, बी वाला कुछ ऐसा सा होना चाहिए, बी वाला कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए। यस, ये वाला बी होना चाहिए। ए वाला ऐसे कैसे बना सकता हूं मैं ए वाले को, तो यहां पर ए वाला क्या होना चाहिए, आपको एक रिएक्शन याद होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग NH3 के साथ हीट कर लेते हैं तो यहां पर अमाइड देखने को मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग हीट करेंगे तो वहां पर पहले सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट से पानी निकलेगा, सॉल्ट से पानी निकलने के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास ए होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको क्या मिलेगा, अमाइड मिलेगा, अमाइड के बाद अमाइड से हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से आपको क्या मिलेगा, एनिलिन। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास स्क्रीन के ऊपर रेडी हो चुके हैं। यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, आपको ऐसे टाइप के सवाल प्रैक्टिस करने चाहिए क्योंकि बोर्ड ऐसे टाइप के सवाल पूछता है। तो ये 3 मार्क का सवाल था। क्वेश्चन नंबर आई गेस क्या है ये बेटा, 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 लिख रहा हूं मैं। ये 3 मार्क्स का सवाल था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स सही है, तो इसको सर क्या रेट कर रहे हैं, सर विल रेट दिस क्वेश्चन मॉडरेट। ये मॉडरेट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ज्यादा प्रैक्टिस करके आप ऐसे चीजें सोच पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे मैंने खाली स्लाइड ली थी ताकि आपको चीजें रिवाइज करवा सकूं। आगे टाइम बचेगा तो अपन देखेंगे रिवीजन की बात, पहले अपन सवाल का टास्क कंप्लीट करेंगे। तो ये भी बहुत फेमस सवाल है, केस स्टडी 3, यानी केस स्टडी 3 है, एक सोर्स से मैंने उठाया तो वहां पे केस स्टडी 3 थी। तो यहां पर ये सवाल आपको दिया है, तो पूरा जूम में कर लेता हूं जितनी कैपेसिटी इस बोर्ड की। तो भाई ये सवाल आप देख लीजिए, ये सवाल क्या आपसे डिमांड कर रहा है, देख लीजिए, पॉज करिए बेटा, इस सवाल को बहुत टाइम दे रहा हूं मैं। अगर इतने आपने सवाल कर लिए तो आपको बस रिवीजन की देरी है, बाकी सारे पहला एक सेशन डाला हुआ है प्रैक्टिस पे, उसमें भी छोटे मोटे सवाल लिए हैं और ये एक सेशन है, तो इनसे आपका हो जाएगा। इन एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। पहले माहौल बनाने का काम है, लिख रहा है थोड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स ने नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल ऑब्जर्व किया, किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। They noted the 2 major products, 2 मेजर प्रोडक्ट्स बने, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तुझे अब तक ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। They also performed the bromination of phenol with bromine water and observed the formation of white PPD। ऐसे आपको ऑब्जर्वेशंस याद रखने कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ करोगे तो व्हाइट पीपीडी देखने को मिलता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल देखने को मिलता है। अभी यहां पर देखिए उसने सवाल क्या पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। व्हाट आर द 2 मेजर प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग नाइट्रेशन? क्या 2 मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या 2 मेजर प्रोडक्ट बनते हैं बेटा? आगे स्लाइड, पीछे की स्लाइड पे कर लेते काम, पीछे की स्लाइड पे कर लेते काम। यहां पर क्या है बेटा, आपको उसने बोला है कि डाइल्यूट से नाइट्रेशन से क्या आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो फिनॉल के नाइट्रेशन से आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, याद करिए बेटा, बहुत फेमस सवाल है। इस पे सवाल आई थिंक 2026 में
आएगा इस पे सवाल। यहां पर क्या है बेटा, मैंने क्या डाला, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 में यहां पर क्या बनता है सर, डाइल्यूट HNO3 में यहां पर क्या बनता है सर, यहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है। एक्चुअली उन्होंने तो आंसर वहां पर ही दे दिया था, लेकिन बस वो ये बोल रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है और पैरानाइट्रोफिनॉल यहां पर बनता है। ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं डाइल्यूट HNO3 डालने के बाद। तो यहां पर और भी मैं चीजें आपको रिवाइज करवा देता हूं। कौन सी चीजें सर, ये आपको मिलता है। और भी चीजें मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्थो वाला, ऑर्थो में क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ये मोर वॉलेटाइल है, ये लेस वॉलेटाइल है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है पैरा वाले का, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, टू मेजर प्रोडक्ट्स डाइल्यूट के साथ। तो 1 मार्क्स सारे बच्चों का क्लियर। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछी है तो बैलेंस करेंगे अपन भाई। बैलेंसिंग ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इस केस में। फिनॉल में ऐसे एरो बना देता हूं, अपने ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर से अपने को क्या मिला, ब्रोमीन वाटर से अपने को क्या मिला, ट्राई ब्रोमिनेशन हुआ 2 4 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हमें देखने को मिला। ये आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस आप होमवर्क में कर लेना, बैलेंस एटम्स करने आपको। इसका क्या होगा बेटा, ब्रोमिनेशन हुआ है, ब्रोमिनेशन हुआ है तो इसका पीपीटी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका पीपीटी क्या होता है बेटा, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी जब भी हम लोग इसमें पास करते हैं, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम लोग पास करते हैं, तो व्हाइट पीपीटी अपने को देखने को मिलता है। इससे अपन क्या कहते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। जब भी अपन फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है जिसका व्हाइट पीपीटी आता है। तो ये सवाल भी सारे बच्चों का होना चाहिए सही। एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रेडिली देन बेंजीन। ये भी एक आसान सवाल है जो जीओसी से रिलेट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम द क्लास 11th। सर हमारी 11th तो उड़ी हुई है बेटा, रिएक्शंस में आप आगे नहीं जा पाओगे अगर आपकी 11th की जीओसी उड़ी हुई है। यहां पर उसने बोला कि बेंजीन से भी तेज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये दे रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बेंजीन में Br2 डालता हूं तो मोनोब्रोमिनेशन होता है, लेकिन इसमें मैंने Br2 वाटर डाला तो ट्राइब्रोमिनेशन हुआ। इसका रीजन क्या है सर, OH का प्लस M कैरेक्टर, ड्यू टू द हाई प्लस M कैरेक्टर इन OH द रिंग बिकम्स वेरी मच एक्टिवेटिंग। रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग बनेगी, तो जैसा ये इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटेड रिंग में देखेगा तो ये मचलेगा। जैसे तुम्हें कोई लालच देता है तो तुम मचल जाते हो, वैसे इस इलेक्ट्रोफाइल को अगर तूने इलेक्ट्रॉन्स का लालच दिया तो ये मचल जाएगा। इसलिए OH ग्रुप क्या करता है बेटा, भयंकर प्लस M ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन भर भर के इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को खिलाता है, और इस इलेक्ट्रॉन की लालच में ये ब्रोमीन एटम ज्यादा ब्रोमिनेशन कर लेता है, ट्राई ब्रोमिनेशन प्रोडक्ट बनता है। आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आपके अच्छे से लैंग्वेज में इसका आंसर बताओगे इस थर्ड वाले सवाल का, आप जो 2 मार्क के लिए उसने पूछा है। तो ये 4 मार्क का सवाल था। मैं कहूंगा ये एक इजी सवाल है। यहां से सवाल बच्चों को प्रेडिक्टेबल होता है, बच्चे प्रेडिक्ट कर लेते कि यहां से सवाल आएगा। तो 4 मार्क में से आपके कितने बने, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये अपना, तो आप बताना कमेंट में क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 4 में से कितने बने। इसको मैं रेट करूंगा सर ये इजी सवाल है। और मेरी बात याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में 99% सवाल इजी टू मॉडरेट, स्लाइटली मॉडरेट होंगे। 1% सवाल टफ मिल सकता है, टफ की कैटेगरी में, यानी कि वो अच्छा सवाल बनाया हुआ हो सकता है। आगे आपके लिए और एक मैंने वो डाला है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आप इसको भी देख लीजिए। अपन ने अगर आपको कन्वर्जेंस प्रैक्टिस करना है तो 6-7 कन्वर्जेंस का मैंने वीडियो लिया, इस चैनल को आप चेकआउट कर सकते हो। कन्वर्जेंस आपके रिएक्शंस प्रैक्टिस हो जाएंगे।
अपना काम क्या सर, मैंने बोला कन्वर्जेंस मैंने कर ली, लेकिन मुझे ऐसे टाइप के सवाल भी आंसर करना आना चाहिए। तो बेटा देख लो बेटा ये सवाल क्या कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, 50 मिनट्स हो गए, अच्छी पेज है अपनी। एक एक चीजें रिवाइज भी अपन कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास, फिर से माहौल, केमिस्ट्री क्लास कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। फिनॉल एंड एसिटिक एसिड के साथ उन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने की कोशिश की बाय टाइट्रेटिंग बोथ विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उन्होंने टाइट्रेशन परफॉर्म की। उस स्ट्रॉन्ग बेस का नाम क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड। They observed that phenol required more sodium hydroxide to neutralize compared to equivalent amount of acidic acid। क्या बोला? फिर से पढ़ते हैं। They observed, अच्छा मैंने यहां पर एसिडिक एसिड ही पढ़ा ना, फिर से पढ़ते बेटा इस सवाल को। A chemistry class conducting an experiment to compare acidic nature of phenol and acetic acid। अच्छा, phenol and acetic acid by titrating both with strong base, they observed that phenol required more NaOH to neutralize compared to equivalent amount of acetic acid। एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड क्या होता है बेटा? एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। तो अपन ने क्या देखा कि फिनॉल ज्यादा रिक्वायर्ड है, फिनॉल को NaOH ज्यादा रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज करने के लिए एज कंपेयर टू द इक्विवेलेंट एसिडिक एसिड। द स्टूडेंट्स आल्सो चेक्ड द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, the students also checked bhai, students also checked the reaction of phenol and ethanol with NaOH to compare their acidic strength। ठीक, तो भाई एक मुझे कॉन्सेप्ट आप बताओ कि एसिटिक एसिड एंड फिनॉल में एनी डे एसिडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एनी डे एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी फिनॉल के कंपैरिजन में एनी डे, क्योंकि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसलिए अभी अपन फील कर सकते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जो अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है तो ये इंस्टेंटेनियसली NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन उतने ही अमाउंट ऑफ फिनॉल के लिए तुझे ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। आई रिपीट, इतने अमाउंट में ये तुरंत से रिएक्शन करेगा, लेकिन इतने अमाउंट फिनॉल को वो अमाउंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए तुझे और एडिशनल NaOH डालना पड़ेगा। ये टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है और ये एक वैसा सवाल है जो बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी, समझ में आया? यहां पर उसने रीजन दिया है, व्हाई डज फिनॉल रिक्वायर्ड मोर NaOH, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है सर, उसको ज्यादा NaOH लगेगा। उतने इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करने में उतना NaOH सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको एसिडिक एसिड की कंपैरिजन में ज्यादा NaOH लगेगा। यस, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आपको यहां पर ही बता देता हूं। फिनॉल जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन से क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और यहां पर H2O या आप H2 गैस लिबरेट कर सकते हो, H2 यहां पे बनेगा। इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हो। बैलेंसिंग का मैंने क्या बोला? सर ने, आपने बोला कि बैलेंसिंग आपके लिए होमवर्क होगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड आपको देखने को मिलता है NaOH के साथ जब भी आप ट्रीट करते हो, तो ये आपको देखने को मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी अपन ट्रीट करते हैं तभी। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होती है क्योंकि ये H एसिडिक होता है। ये तो क्लियर है सबको? यस, आगे बढ़ते हैं।
कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल बाय डिस्क्राइबिंग देयर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर इसको 2 मार्क के लिए उन्होंने दिया है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड इथेनॉल बाय डिस्क्राइबिंग द रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन मैंने यहां पर लिखी है, यहां पर पेज ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा पेज है यहां पर नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको, फिनॉल की जब भी मैं रिएक्शन करता हूं NaOH के साथ, तो यहां पर क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी इथेनॉल के साथ मैंने रिएक्शन की, तो अगर मैंने किया कि अगर सपोज ये बना, इथेनॉल के साथ मैंने रिएक्शन की, तो सपोज ये आपको देखने को मिला सोडियम इथॉक्साइड आयन, ये आपको देखने को मिला। तो ये यहां से आप मुझे बताइए सर, यहां से आप मुझे बताइए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये और ये, तो इन दोनों आयंस में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो एनी डे आप लोग मुझे क्या कहेंगे, सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये अनायन जो बना है, फिनॉक्साइड अनायन जो बना है, वो मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है सर? यहां पर रेजोनेंस हो सकता है। क्यों मोर स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। ये क्यों स्टेबल है? मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ये क्या है सर? ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है, अपने पास लेस स्टेबल है, यहां पर रेजोनेंस जैसा कोई फिनोमेना आपको देखने को नहीं मिल रहा, स्टेबिलिटी इसकी कम है। तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। यहां पर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के एक्सप्लेन करोगे तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के चीजें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये आप एक पॉइंट ऐड करोगे यहां पर कि दिस अनायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप इसके दिखा सकते हो, यहां पर ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल आपको नजर आएगा। तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए आंसर इसका लिखना है। आई होप सारे बच्चे लिख पाएंगे आंसर। मेरे ख्याल से ये सवाल भी इजी सवाल है, एसिडिक नहीं, इजी नहीं, सर ने बोला था मॉडरेट सवाल है, क्योंकि पहला ये वाला सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1, इसका जो क्वेश्चन 1 है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 सवाल मैनेजेबल है, आप कर सकते हो इन 2 सवाल को। तो 4 में से कमेंट करके बताना सर क्वेश्चन नंबर 7 में थाला फॉर अ रीजन में आपके कितने मार्क्स बनते हैं 4 में से। 7th क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया है। बढ़ जाते बेटा आगे, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर है। आगे एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता, हार्डली आपको 30 सेकेंड्स ही दिए जाते हैं। सॉल्व करिए बेटा। क्लियरली विजिबल है, कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं बोलेगा कि क्लियरली क्वेश्चन विजिबल नहीं है, क्लियरली क्वेश्चन विजिबल है। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड। अच्छा सवाल है। जनरली बच्चे ऐसा सवाल देखते नहीं है, घबरा जाते हैं, सीधा एग्जाम में सवाल पूछने पे आए तो बच्चे घबरा जाते हैं ऐसे सवाल को देख के कि फिनॉल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड। तो पहले कंसेप्ट क्या है फिनॉल? फिनॉल क्या है बेटा? फिनॉल तो ऐसा होता है सर, ब्लैक पेन मैंने लिया था। फिनॉल ऐसे होता है सर, फिनॉल, फिनॉल ऐसे होता है फिनॉल। और एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप कैसा सर? CH3 CHOCl, एसिटाइल ग्रुप। यहां पर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर एसिड बेस जैसी रिएक्शन होती है। मतलब गुरुजी क्या, यहां पर देखना बेटा, अच्छा ये रिएक्शन है, यहां पर ये H क्या होता है बेटा? एसिडिक, आपको मालूम है फिनॉल में एसिडिक कैरेक्टर है। ये Cl क्या है सर? ये Cl अपने पास होता है। तो यहां पर क्या होता है, इनके बीच में जो रिएक्शन अपने पास होगी, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो आपको क्या जनरेट करके देगी? इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो आपको क्या जनरेट करके देगी? यहां से ये HCl निकल जाएगा और आपको ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसको आप एस्टरिफिकेशन में भी पढ़ते हो कि HCl निकल जाएगा और HCl अपन पिरिडीन में पास करते तो पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो एस्टरिफिकेशन टाइप की रिएक्शन यहां पर होगी, OCOCH3, ये कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा सवाल है।
मुझे कमेंट करके जरूर बताना सर क्वेश्चन नंबर 8 में किन बच्चों का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में किन बच्चों का आंसर सही है, इस पे आंसर आपको देखने को मिलेगा फिनाइल एसिटेट। ये आंसर जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए फिनाइल एसिटेट। यहां पर आंसर जाएगा फिनाइल एसिटेट। सैलिसिलिक एसिड नहीं होगा, फिनाइल क्लोराइड नहीं होगा, एसिटोफिनॉन ये नहीं होगा। एसिटोफिनॉन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, एसिटोफिनॉन ऐसा नहीं दिखता। फिनाइल एसिटेट इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास था क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे की किन का आंसर ए आया था और उन्होंने सही आंसर लगाया है। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास एमसीक्यू है। एमसीक्यूज में भी लाया मिक्स टाइप के सवाल लाया हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये क्या होगा सर? क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 आज के सेशन का हमारे पास है। क्या है सर ये क्वेश्चन? देखा देखा हुआ सा लग रहा है। यहां पे भी सवाल बनता है इस टॉपिक से। व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ईथर इज हीटेड विथ हाइड्रोजन आयोडाइड? हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है गुरुजी? HI। HI के साथ ईथर को हमने हीट किया तो क्या बनता है सर? ये क्या बनेगा बताइए मुझे, बताइए बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा? यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए अच्छे से। ये जो O है वो इसके साथ रेजोनेंस में है, ये O इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस में, इसलिए ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहां पर आएगा H और यहां पर आएगा I। ऐसा आपका आंसर होगा। सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि O वाला ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, क्योंकि O रेजोनेंस में था। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वहां पे आ जाएगा। हाँ सर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो आंसर बाय द एंड द आंसर इज दिस। यहां पर क्या होगा सर? यहां पर CH2I बनेगा, ये पहला प्रोडक्ट होगा, कॉमा ये दूसरा प्रोडक्ट होगा फिनोल, दूसरा प्रोडक्ट होगा फिनॉल। तो इसका आंसर किन किन बच्चों का सही आया सर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर किन किन बच्चों का सही आया मुझे जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर होगा। एमसीक्यूज में अपन बेटा पेस पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का ये आंसर होगा। यहां पर HI से अपन ने बॉन्ड तोड़ा तो यहां पर I ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखने को आएगा और यहां पर H यहां से आएगा, तो ये फिनॉल आपको देखने को मिलेगा और ये I यहां पर इंट्रोड्यूस्ड है। यस, आगे बढ़े। 9th क्वेश्चन हमारे पास एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। और 10th सवाल, ये अच्छा सवाल है, इसको अपन स्टार मार्क करेंगे। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक स्टार क्वेश्चन है। फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अल्कोहल फ्रॉम? फिनॉल अल्कोहल से कैसे डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं? फिनॉल अल्कोहल के साथ अपन कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो यहां पर पहली लाइन क्या है बेटा? पहली लाइन उसने दी है कि रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर आपको केमिस्ट्री में मैम ने रिएक्शंस करवाए होंगे तो अपन सोडियम बाइकार्बोनेट जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन फिनॉल के साथ नहीं होती क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। यस, ये अपन याद रखेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। सोडियम मेटल के साथ, यहां पे मैं बोलूंगा सोडियम मेटल के साथ दोनों की रिएक्शन होती है। फिनॉल भी रिएक्शन करेगा और अल्कोहल भी रिएक्शन करेगा, दोनों हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने वाले हैं। और रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट, रिएक्शन विथ लुकास रिएजेंट की मैं बात करूं तो फिनॉल लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता, अल्कोहल देगा। टर्बिडिटी आएगी लेकिन कौन सा अल्कोहल है वो उसने मेंशन नहीं किया। तो यहां पर सिंगल करेक्ट की मैं बात करूं तो रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर सर मुझे ज्यादा सही लग रहा है। रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर मुझे मोर करेक्ट लग रहा है। यहां पर ये भी तुम सोच सकते हो लुकास रिएजेंट वाला, लेकिन मोर करेक्ट मुझे ये लग रहा है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन में मुझे ये मोर करेक्ट आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा और वो अल्कोहल से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। यस, तो ऑप्शन हमारे पास जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी सारे बच्चों का, ऑलमोस्ट सारी जनता का ऑप्शन नंबर डी
बन रहा होगा। और जो सोच रहे सर लुकास रिएजेंट टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी आती है बेटा, मुझे भी मालूम है, लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा मैं, इसको प्रायोरिटी दूंगा, डी वाले ऑप्शन को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। आगे भी अपने पास एमसीक्यू ही है, ऑलमोस्ट सवाल अपने एंडिंग पे ही आ गए हैं। एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉट द प्रॉपर्टी, यहां पर नॉट का शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रॉपर्टी फिनॉल की नहीं है। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये तो सही बात है, ये तो एकदम सही बात है, ये तो एकदम सही बात है, करेक्ट, इट इज मोर एसिडिक। दे रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट, यस, अपन ने सोडियम फिनॉक्साइड बनाया था। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक ओडर, यस, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसके पास एरोमेटिक ओडर होता है। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो यहां पर नो, हाईली सॉल्युबल नहीं होते ये वाटर में, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर होगा इस केस में। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा सर, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारे पास होगा। नॉट द प्रॉपर्टी में ये तीनों प्रॉपर्टीज फिनॉल की है, मोर एसिडिक, यस मोर एसिडिक होता है, ये सॉल्ट बनाता है, ये एरोमेटिक ओडर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास 11th सवाल है, ये अपने पास 11th सवाल है, 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही होगा। बताना कमेंट में कि ऑप्शन नंबर डी तुमने किया था क्या, इस सवाल का तुमने ऑप्शन नंबर डी किया था क्या। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर ये 5 मार्कर क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। कैसे भी फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन डाले क्योंकि आपका मेंटल स्टेट प्रिपेयर हो पाए कि भाई सवाल किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है, सवाल किसी भी टॉपिक से कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ HI विथ मेथॉक्सीबेंजीन, मैं डिस्कस करवाऊंगा एक मैकेनिज्म नेक्स्ट पेज पे। नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे इसके ऊपर। राइट द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन एक्वियस मीडियम एंड नॉन एक्वियस मीडियम, इस पे भी चर्चा होगी। ये अच्छा सवाल है, इससे आपके बहुत चीजें रिवाइज होने वाले हैं। एक्सप्लेन व्हाई लुइस एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन अ बायोकैटलिस्ट एंड व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड, ये हमारे पास डिस्कस्ड है, इथेनॉल से डिस्कस्ड, ये अपन ने डिस्कस्ड किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, ये अपने पास डिस्कस्ड है। व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, क्यों, क्योंकि ये अपन ने इसका अनायन बनाया था, यहां पर फिनॉक्साइड अनायन बन रहा था, फिनॉक्साइड आयन में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, इथॉक्साइड जो आयन बना था उसमें कोई भी ऐसी ज्यादा स्टेबल की बात नहीं थी, इसलिए रेजोनेंस के कारण अपन ने फिनॉल को मोर स्टेबल मार्क किया था। यस, बाकी ये सारे जो मैंने बात किया है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी के अभी, ये सवाल अपन डिस्कस करेंगे। एक खाली पेज ले लेता हूं मैं, खाली पेज अपन लोग ले लेते हैं, यहां पर मैं क्या बताऊंगा आपको, पहले अपन फिनॉल के साथ कुछ बात कर लेते हैं। फिनॉल का जो सवाल था, फिनॉल को एक्वियस मीडियम एंड नॉन एक्वियस मीडियम की उन्होंने बात की थी, तो एक्वियस मीडियम में अपन ने तो पढ़ के ऐसा, एक्वियस मीडियम में क्या होता है, मतलब ब्रोमीन वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर क्या होता है, यहाँ पर ट्राइब्रोमिनेशन हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, ट्राइब्रोमिनेशन हो जाती है। ट्राइब्रोमिनेशन यहां पर हो जाती है, इससे हमें क्या मिलता है सर, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका पीपीटी का कलर भी मैंने बताया था, यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट अपने पास इसका आता है। अगर मैं इसको नॉन इसमें डालूंगा, यानी फिनॉल को मैं पास करूंगा नॉन एक्वियस मीडियम में, तो आप क्या लेते हो जनरली आप क्या लेते हो, आपको लुइस एसिड की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला जो सवाल है
कि लुइस एसिड की हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती, लुइस एसिड की हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होती, हम लोग क्या डालते हैं, Br इन प्रेजेंस ऑफ सिंपल नॉन पोलर सोल्यूशन। नॉन पोलर सोल्यूशन में अपन करते हैं, यहाँ पर कोई भी लुइस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसका रीजन मैं बताऊंगा। यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, पहला बनता है पैरा ब्रोमोफिनॉल और दूसरा बनता है ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, पैरा वाला हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट हमारे पास पैरा वाला होता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई है। मेजर प्रोडक्ट को मैं बॉक्स कर लेता हूँ, ये मेजर प्रोडक्ट अपने पास होता है। यहाँ पर मैंने क्या बोला सर, नॉन पोलर मीडियम में अपन डालते हैं, नॉन पोलर मीडियम में हम लोग ये करते हैं CH2 के मीडियम में। यहाँ पर हमें लुइस एसिड क्यों नहीं रिक्वायर होती, क्योंकि बेटा OH का +M कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, OH का +M कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ब्रोमीन को खुद से ही पोलराइज करने की ताकत रखता है, ब्रोमीन को वो खुद से ही पोलराइज करने की ताकत रखता है, इसलिए उसको एडिशनल लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती। आप कैसे लिखोगे, ड्यू टू द हाई +M कैरेक्टर ऑफ OH in phenol, it polarizes the bromine and it does not requires any Lewis acid due to its high +M effect. Yes. या ड्यू टू इट्स हाई एक्टिवेटिंग नेचर भी अपन लिख सकते हैं। तो अपन ने आई थिंक ये वाले सवाल डिस्कस कर लिए हैं, ये दो सवाल अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। B and C, यहाँ पर नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, ये तो यहां पर ही आपको बता दूंगा क्या यूज करते हैं बेटा, क्यूमीन कैसा दिखता है बेटा, क्यूमीन ऐसा होता है। इसके पास अगर अपन ने OH इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफिकेशन अगर अपन ने किया तो यहां पर आपको फिनॉल देखने को मिलता है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंडस्ट्रीज में, जहां पर क्यूमीन से आप लोग फिनॉल बनाते हो, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। यहाँ पर अपन O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बाद में एसिडिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। फिनॉल का प्रिपरेशन है यहाँ पर। यस, तो अपन ने कौन से सवाल डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर सर, अपने ये डिस्कस किया है, ये अपन डिस्कस करेंगे। फोर्थ वाला तो पहले ही डिस्कस्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड वाला अपन डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या है, HI की रिएक्शन उन्होंने बोला है कि सर HI की रिएक्शन, ये क्या है, कैसे लिखता हूं मैं इसको, अपन कहते हैं एनिसोल। इसके साथ उन्होंने बोला है कि आप HI की रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म समझाइए। HI की रिएक्शन मैंने कहा HI एक्सिस में हीट के फॉर्म में दिया होता है, एक्सिस में, तो इसकी रिएक्शन कैसी होती है सर। यहां पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ पर रेजोनेंस में इसके साथ बिजी होता है, इसमें ये रेजोनेंस के साथ बिजी होता है, यहाँ पर ये रेजोनेंस के साथ बिजी होता है। अगर मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊं कुछ, तो यहाँ पर अगर मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया चार्ज से और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया, तो यहाँ पर HI में क्या होगा सर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। I पे नेगेटिव चार्ज होगा और H पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला H क्या करेगा, ये वाला H इसके O के ऊपर अटैक कर सकता है और ये वाला I इसके ऊपर अटैक कर सकता है। यस, आपका सवाल रीजन पूछ सकता है कि ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होता, ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक होता, तो आप लिखोगे कि O रेजोनेंस में बिजी है और उसकी वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लेता है, इसकी वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटता। और आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है प्रोडक्ट में कि यहाँ पर O के साथ H अटैक कर लेता है, जो मैंने बताया था OH, और यहाँ पर CH3 पे I अटैक कर लेता है, तो CH3I, ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ आप लिख के और थोड़ा एरोस बना के एक्सप्लेन कर सकते हो मैकेनिज्म को। ज्यादा आपको हाईफाई कुछ मैकेनिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है,
सिंपल आप ऐसे एरो से मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हो और लिख सकते हो कि ये वाला बॉन्ड क्यों नहीं टूटता, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि O का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको ये देखने को मिलता है CH3I एंड यहाँ पर ये फिनॉल आपको देखने को मिलता है। तो ये उसकी मैकेनिज्म आपको ऐसे, आप ऐसे उसकी मैकेनिज्म दिखा सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट सवाल की, तो उसने बायो कैटलिस्ट हमसे मांगे थे। तो बायो कैटलिस्ट अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़े हुए हैं कि अगर मैंने बोला C12H22O11, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सुक्रोज। सुक्रोज को अगर मैंने पास किया, सुक्रोज को मैंने एसिडिक मीडियम में अगर मैंने उसकी हाइड्रोलिसिस की, इन एसिडिक मीडियम अगर मैंने उसकी हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अपन स्लाइट अमाउंट में यूज करते हैं, तो अपने पास अपने को क्या मिलता है सर, हमें मिलता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। सर ये तो सेम हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पर इसे मैं क्या कहता हूँ बेटा, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, और ये वाला क्या है बेटा, फ्रक्टोज है। यहाँ पर और एक सवाल वो पूछ सकता है कि ये जो सुक्रोज था, ये जो हमारे पास सुक्रोज था वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस की है तो ये पूरा सोल्यूशन, ये जो पूरा सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, ये पूरा सोल्यूशन लेवो रोटेटरी बन जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन नेगेटिव में ज्यादा है, इसलिए वो लेवो रोटेटरी आपको देखने को मिलता है। इसलिए ये पूरा क्या होता है, लेवो रोटेटरी आपको सोल्यूशन देखने को मिलता है। इंडिविजुअली ये तो प्लस है और ये तो नेगेटिव है, लेकिन इसका नेगेटिव का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल सॉल्यूशन आपको लेवो रोटेटरी देखने को मिला। इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी यूज किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम अपन यूज करते हैं, इन्वर्टेज। यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेज यूज करते हैं। तो पहली रिएक्शन और पहला एंजाइम जो आपको देखने को मिला वो ये वाला एंजाइम आपको देखने को मिलेगा, इन्वर्टेज। उन्होंने एक ही पूछा है, एक ही आप लिख सकते हो इन्वर्टेज, अगर आपको ये मालूम है आप लिख सकते हो इन्वर्टेज। लेकिन मैं दूसरी भी रिएक्शन बता दे रहा हूं, वो एनसीईआरटी में गिवन है आपके पास, दैट इज यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज ले सकते हो, या फिर फ्रक्टोज भी आप ले सकते हो तो भी चलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप इसमें क्या डालोगे बेटा, एक एंजाइम अपन लोग यूज करेंगे, दैट एंजाइम इज जाइमेज। जाइमेज, इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 2 मोल आपको इथेनॉल देखने को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपको निकलती हुई नजर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हुई नजर आएगी। ये फर्मेंटेशन वाले रिएक्शन में हम लोग जाइमेज यूज करते हैं, जाइमेज। तो ये बायो कैटलिस्ट है जो अपन रिएक्शंस में यूज करते हैं। ग्लूकोज या फ्रक्टोज से अपन इथेनॉल बना सकते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज से हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपको लिबरेट करती हुई नजर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको लिबरेट करती हुई नजर आएगी। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अपन इस रिएक्शन को यूज करते हैं। एनसीईआरटी में ये दिया है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि अनएक्सपेक्टेडली इस पे सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ये वाला भी सवाल। तो सारे सवाल अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है। ये पूरा एक बड़ा सवाल था, यहाँ पर बहुत सी चीजें उसने पूछे थे। तो 5 मार्क्स का ये सवाल था। तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे सर इस क्वेश्चन में आपको 5 में से कितने मार्क्स मिले, ठीक है। यहाँ पर आगे मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। हाँ, शायद से अपने सवाल खत्म हो चुके हैं, इतने ही सवाल थे अपने पास। टोटल अपन ने 12 सवाल डिस्कस किए हैं। 12 सवाल अपन ने डिस्कस किए हैं, 12 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं। 12 क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए हैं। इस टोटल आज के सेशन में अपन ने 12 डिस्कस किए हैं, जिसमें 12 बहुत थियोरेटिकल वगैरह भी सवाल अपन ने डिस्कस किए हैं और एमसीक्यू वाले भी सवाल अपन ने डिस्कस किए हैं। फिर बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ आपके लिए बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है तो आपके पास 5 चैप्टर्स है, दैट इज हैलोएल्कीन, हैलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स आपके पास चैप्टर है। तो बायोमोलिक्यूल छोटा चैप्टर है, बच्चे उसको स्किप करते हैं, लेकिन उससे कंपलसरी 1-2 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अपन ने 12 सवाल डिस्कस किए, सारे टाइप के सवाल उसमें थे। आयनो एल्डिहाइड कीटोन का थोड़ा सा वेटेज यहाँ पर कम देखने को मिला, जो सवाल मैंने उठाए थे। अल्कोहल का कवरेज था, हैलो का कवरेज था, ऑलमोस्ट अमीन्स का भी कवरेज था, और बायोमोलिक्यूल्स का अच्छा खासा कवरेज मैंने लिया। एल्डिहाइड कीटोन का थोड़ा सा कम कवरेज आपको देखने को मिल सकता है इस सेशन में। बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम या बोर्ड क्वेश्चंस की जो बात की जाए, वहां पर मेनली थ्योरी एंड कन्वर्जन, ये उस पे फोकस रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो थ्योरी और कन्वर्जेंस में मेजर उनका फोकस रहता है कि थ्योरी और कन्वर्जेंस में मेन उनका फोकस रहता है। कन्वर्जेंस पे अपन ने 6-7 लेक्चर इस चैनल पे, 6-7 लेक्चर्स मेरे ख्याल से कन्वर्जेंस है, जहां पर आप उसको देख सकते हो 7 कन्वर्जेंस लिए है। थ्योरी की जो प्रैक्टिस है वो इस सेशन से आपको मिल गई होगी, कैसे टाइप के थियोरेटिकल सवाल आपको मिल सकते हैं। ज्यादातर थियोरेटिकल सवाल किससे आते हैं सर? एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ वो कंपेयर में डाल सकता है, जैसे सवाल उसने पूछा था, या फिर थियोरेटिकल टॉपिक्स में आपको बायोमोलिक्यूल्स के थियोरेटिकल सवाल मिल सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के थियोरेटिकल सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के आपको थियोरेटिकल सवाल देखने को मिल सकते हैं। और बाकी इसके ऊपर और भी एमसीक्यूज वगैरह बनाए जा सकते हैं, जो पॉलीहैलोजेनेटेड कंपाउंड्स है और बाकी जो रिएक्शंस वगैरह उस पे बनाए जा सकते हैं। कन्वर्जेंस पे 7 लेक्चर्स अपन ने डाले हुए इस चैनल पे, तो उससे आप कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर पे 12 सवाल अपन ने डिस्कस किए और उससे रिलेटेड कंसेप्ट अपन ने डिस्कस भी किए हैं। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। थैंक यू, आपने इस लेक्चर को अटेंड किया। थैंक यू, आपने इस सेशन को अटेंड किया। यहाँ पर 12 क्वेश्चन थे, आप नीचे आपका स्कोर कमेंट कर सकते हो, स्कोर आप कमेंट कर सकते हो। 12 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स मैंने कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन एमसीक्यूज भी थे, तो देख लो कि 12 क्वेश्चंस में से किसके आपके कम आउट ऑफ 12 आपके कितने सवाल अपन ने अटेम्प्ट किया, आपने कितने सवाल अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने आपको करेक्ट आया और कौन सा सवाल आपको अच्छा लगा। तो ये सेशन था जो बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने लिया, जहां पर ऑलमोस्ट सारे टाइप के सवाल 12 में मैंने करने की कोशिश की। टाइम शायद से 1 hour 23 मिनट्स यहाँ पर, मतलब 1.5 hour में अपन ने चीजें कवर की है। अगर आपको और थोड़े सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। केमिस्ट्री के पेपर को टाइम है, ये लेक्चर आपको मिल जाएगा 1-2 days में, यानी फेब से पहले ही आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो आपके पास 15-20 दिन बच रहे, तो अपन आप बोल सकते हो कि सर हमें और प्रैक्टिस करनी है, पर्टिकुलर चैप्टर की करनी है, तो वो भी अपन करवा सकते हैं। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। लास्ट कुछ डेज है आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मोटिवेटेड रह के आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री का पेपर इजी साइड पे ही आएगा, इसलिए पढ़ते रहिए। रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और इनऑर्गेनिक के थ्योरी पॉइंट्स, ये आपको याद रखने। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।